Good morning, students. Now we are going to start chapter 11, The Rise of Small Kingdoms in South India. चैप्टर 10 में आपने देखा था किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया. नाउ इन किंगडम्स arise in the South India. The medieval era of 500 years saw some important developments in the southern India. Many regional kingdoms rose and fell. Ashoka's edict mentioned three main kingdoms of Cholas, Pandyas, and Cheras. Or in the later period, the kingdoms of Chalukyas and Palwas rose in the area of present Karnataka, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. The Rashtrakutas ruled over the northern part of Deccan during this time. Let us study about the Cholas and the Pandyas in detail now. अब कहते हैं इसमें अगर हम मेडिवल एरिया में देखें तो 500 ईयर्स में कहता है कि हमने क्या उसमें देखा 700 से लेकर 1200 तक. तो ये 500 ईयर्स जो थे कहते हैं कि उसमें साउदर्न इंडिया में बहुत सी डेवलपमेंट हुई. बहुत से कहते हैं उसमें रीजनल किंगडम्स जो है वो उन्होंने ग्रो भी किया और उन्होंने वो फेल भी हुए. और उसके अलावा जो हमें अशोकास एडिक्ट्स ने हैं वहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कहता है उसमें बताया गया कि थ्री मेन किंगडम्स थे, चोलास, पांड्यास और चिराज. और कहते हैं बाद में आकर चालुक्यास और पल्वास भी कहते हैं उसमें वो हुए जो कि आजकल हमारे प्रेजेंट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है वहाँ पर. और राष्ट्रकूता रूलर्स जो थे वो कहते हैं कि वो आपने 10th चैप्टर में पढ़ा है वो नॉर्दर्न पार्ट में थे और द डेक्कन ड्यूरिंग दिस टाइम. तो कहते हैं कि वो उसमें रूल कर रहे थे और इन बिटवीन यहाँ पर चोलास और पांड्यास. तो अब हम उनके बारे में चोलास और पांड्यास के बारे में इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारे कौन से आ जाते हैं, चोलास. In class 6, we have studied about Chalukyas and Palwas. The beginning of the medieval period saw the expansion and the rise of Chola Empire. कहते हैं 6th क्लास में आपने उसके बारे में पढ़ा था, चालुक्यास के बारे में जो कर्नाटका में थे और पल्वास के बारे में जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में थे. अब कहते हैं कि अगर हम मेडिवल पीरियड, क्योंकि आपको पता है 7th आपका ये हमारा मेडिवल पीरियड है, तो मेडिवल पीरियड की स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो साथ एक्सपेंशन एंड राइज ऑफ द चोला एम्पायर जो है वो कहता है कि वो एक्सपेंड हुआ. एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंड हुआ और ग्रो किया उसने. दे डिफीटेड द पलवा किंग एंड द अदर लोकल रूलर्स. कहता है उन्होंने पलवा रूलर्स को हराया और साथ में जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे उनको भी हरा दिया. और उसके बाद दे बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग नेवी एंड इवन कैप्चर्ड श्रीलंका. अर्लियर इसको सिलोन कहा जाता था, अब उसको श्रीलंका कहा जाता है, उसको भी उन्होंने जीता. और पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड द आइलैंड्स ऑफ मालदीव एंड लक्षद्वीप एंड हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ द इंडियन कल्चर टू फॉरेन कंट्रीज. कहते हैं इन सब पर अपना जो है वो अधिकार जमाने के साथ ही कहते हैं उन्होंने अपने इंडियन कल्चर को फॉरेन कंट्रीज में भी स्प्रेड करना शुरू कर दिया. चोला किंगडम एक्सटेंड फ्रॉम नीलोर टू द पुंडुकोटा एंड मैसूर टू मद्रास. कहते हैं कि अगर देखें तो चोला किंगडम जो है वो नीलोर से लेकर पुंडुकोटा तक और मैसूर टू मद्रास तक, जो अब चेन्नई है जिसका नाम, वहाँ तक फैला हुआ था. और फाउंडर कौन था इनका, विजयालय. विजयालय जो था वो कहते हैं कि द फाउंडर ऑफ द चोला वाज विजयालय हु डिफीटेड पलवा, जिसने पलवा को हराया था. बाद में उसका ग्रैंडसन प्रांत का फर्स्ट डिफीटेड द पांड्या किंग ऑफ मदुरई एंड रूल फॉर 46 ईयर्स. 907 से लेकर 953 तक 46 ईयर्स तक कहता है कि उसने विजयालय के ग्रैंडसन जो प्रांत का फर्स्ट था उसने वहाँ पर रूल किया पांड्या किंग को हराकर मदुरई के. देन आता है हमारा द चोला एम्पायर रोज एज द सुप्रीम पावर अंडर द ग्रेटेस्ट चोला किंग राजा राजा फर्स्ट. अगर कहता देखा जाए तो जो चोला एम्पायर था कहता उसकी सुप्रीम पावर कहाँ पर हुई, राजा राजा फर्स्ट के जो अंडर है जब उसने राज किया. तो he pursued a policy of conquest for 14 years and conquered the Chalukya kingdom of Vengi and captured Kerala and Madurai. He also built the famous temple Rajeshwara at Tanjore और the walls of the temple depict his conquest. और कहता है कि इसने जो राजा राजा फर्स्ट था कहता है कि इसने अपनी एक पॉलिसी अपनाई. 14 ईयर्स तक कहता है उसने युद्ध किए और बहुत सा एरिया जो है वो उसने चालुक्य किंगडम ऑफ वेंगी और केरला, मदुरई इन सबको अपने उसमें ले लिया. और इसके साथ उसने एक फेमस टेम्पल जो है वो राजेश्वरा टेम्पल वो भी बनाया और इसकी दीवारों के ऊपर जो है उसके ऊपर उसने अपनी विजय की गाथाएं जो हैं वो चित्रित की. देन राजा राजा फर्स्ट रूल्ड फॉर 28 ईयर्स. कहता है कि उसने जो है वो 28 ईयर्स तक रूल किया. राजा राजा फर्स्ट वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन राजेंद्र चोला
हु रूल्ड फॉर 28 ईयर्स। कहता है कि वो उसको उसके बेटे राजेंद्र चोला ने जो है वो हराया और उसने 28 ईयर्स तक वहाँ पर राज किया। ही एक्सपेंडेड हिज टेरिटरीज ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सुमात्रा, मलाया एंड पेगू। उसके बाद कहता है उसने अपने राज्य की सीमाओं को और बढ़ाया, अंडमान निकोबार आइलैंड तक, सुमात्रा तक, मलाया तक, पेगू तक। और उसने जो है वो ही डिफीटेड द पाला किंग महिपाला ऑफ बिहार एंड बंगाल। उसके बाद उसने वहाँ का जो है वो पाला किंग कौन था, महिपाला, उसको हराया जो कि बंगाल और बिहार का वो था राजा। और ही टुक द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडाई। इसका मीन्स क्या होता है कि जो विक्टर ऑफ गंगा, जिसने गंगा को जीत लिया हो, तो उसको जो है वो टाइटल दिया गया गंगाई कोंडाई। Constant war and internal conflicts led to the disintegration of the Chola Empire in about 1279 और the rise of Hindu kingdom of Vijayanagar gave the final blow to the Chola dynasty। कहते हैं इसी के साथ उनके जो अपने इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स मतलब जो उनके आंतरिक जो झगड़े वो शुरू हुए और उसकी वजह से चोला एम्पायर जो है वो कहते हैं छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। और उसके बाद जो है वो कहता है हिंदू किंगडम जो विजयनगर के आए उसने उनको जो है वो फाइनल ब्लो मतलब उनको जो है वो पूरी तरह से यहाँ से निकाला और उसके बाद जो है वो विजयनगर चुका है उसके ऊपर जो है वो अधिकार हो गया। देन आते हैं हमारे पांड्यास। द किंगडम ऑफ पांड्यास वॉज एस्टेब्लिश इन 7th सेंचुरी। कहते हैं ये 7th सेंचुरी में हुआ और उन्होंने मदुरई और तिरुवनवेली के ऊपर के पार्ट्स ऑफ त्रावणकोर वहाँ पर अपना रूल एस्टेब्लिश किया। और इट इज़ रिप्यूटेड टू बी द मोस्ट एंशिएंट ऑफ द तमिल स्टेट्स। कहता है ये सबसे तमिल स्टेट्स में सबसे जो है वो एक रिप्यूटेड मीन्स कि बहुत एक जाना माना जो है एक अच्छा उसका वो एशियन टाउन है। कांदुनगोरी स्टार्टेड द पांड्या रूल। अब इसमें जो है वो पांड्या रूल किसने स्टार्ट किया, कांदुनगोरी ने। और उसका जो सन था मौर्य वर्मन अबनी सुलेमानी केम इनटू कन्फ्लिक्ट विद द पलवास। कहते हैं उसके बेटा जो था मौर्य वर्मन अबनी सुलेमानी वो पलवास के साथ उनका झगड़ा हुआ और ही अलाइंड विद चोलास एंड डिफीटेड द पलवास। उसने चोलास के साथ एक संधि की और पलवास को हरा दिया। The Pandyas carried on frequent wars with श्रीलंका। पांड्यास ने उनके श्रीलंका के साथ बहुत युद्ध किए और इन द 11th सेंचुरी दे वर कंपेल्ड टू सबमिट द सुपरमेसी ऑफ द माइटी चोलास। और 11th सेंचुरी में उन्होंने अपनी जो है बहादुरी और अपनी सुपरमेसी जो है वो प्रूव कर दी। बट इन द 13th सेंचुरी दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस अगेन। कहता है दोबारा से कहता है 13th सेंचुरी में उनकी जो आज़ादी थी वो ख़त्म हो गई अगेन अंडर द जलावर्मन सुंदरा पांड्या हु रूल्ड फ्रॉम 1251 to 72। ग्रेजुअली द पांड्या बिकेम द लीडिंग पावर इन साउथ इंडिया। और धीरे धीरे कहता है कि जो पांड्या रूलर था कहता है वो साउथ में एक बहुत बड़ी पावर के रूप में उभर कर सामने आने लगा। बट unfortunately a civil war broke out among a number of contenders to throne which sealed the fate of this kingdom। कहता है अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश क्या हुआ वहाँ पर एक सिविल वार क्या होता है एक गृह युद्ध शुरू हो गया और जिसकी वजह से कहता है कि उनका जो है वो जो राज्य था वो उसकी जो सीमाएं हैं जो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और जो इसका जो भाग्य था किंगडम का वो ख़त्म होने लगा। और द मुस्लिम इन्वेडर्स प्लंडर एंड लूटेड द kingdom and made it weak। और in the 16th century the Pandya kingdom was absorbed in the kingdom of विजयनगर। और कहते हैं जो मुस्लिम लोग वहाँ से आए उन्होंने इसको काफ़ी तरह से लूटा और इस किंगडम को और उन्होंने इसको कमज़ोर बना दिया। और 16th सेंचुरी में कहता है कि विजयनगर ने किंगडम ऑफ विजयनगर ने इसको अपने राज्य में मिला लिया और इस तरह से पांड्य जो रूल था वो भी ख़त्म हो गया। अब उसके बाद आते हैं गवर्नेंस इन साउथ इंडिया। जैसे आपने नॉर्थ में देखा था इस तरह से उसके साउथ में सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन जो किंग था वॉज द हेड ऑफ द स्टेट और ही इज ऑफिस वॉज हेरिडिटरी मीन्स होता है वंशानुगत कि एक राजा आगे उसका बेटा आगे गद्दी पे बैठता है फिर आगे उसका बेटा उसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी। और कहते हैं अगर हिज प्राइम ड्यूटी वॉज टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल अटैक्स। तो राजा की मेन जो ड्यूटी होती थी वो क्या होती थी कि अगर उनके कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसको वहाँ से बचाए या कोई एक्सटर्नल अटैक हो रहे हैं तो वहाँ से उनकी रक्षा करता था। द राइट ऑफ द किंग वॉज अनलिमिटेड। कहते हैं उसके अधिकार जो थे वो अनलिमिटेड थे।
द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था वो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड हुआ था। द किंग रेन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर, अलग अलग मिनिस्टर्स की हेल्प से वो राजा अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविजन्स, जैसे आपने उसमें भी देखा था कि किंगडम को अलग अलग प्रोविजन्स में, जिसको क्या है मंडलम्स कहा जाता था, तो उसमें डिवाइड हुई थी। ईच प्रोविजन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑफिशियल्स हु वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द किंग। कहता है उनका एक प्रोविजन्स का एक मुखिया होता था, ऑफिसर होता था, और लेकिन वो अपना जो है वो राजा की इंस्ट्रक्शन के अंडर जो है वो काम करता था। देन आती है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में क्या कहते हैं कि लैंड रेवेन्यू उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था, और वो अपनी उनकी इनकम का 1/3 जो था वो डिसाइड किया जाता था चोला रूलर्स के टाइम में। और इकोनॉमिक कंडीशन अगर लोगों की देखें तो बहुत अच्छी थी। एग्रीकल्चर, ट्रेड, वीविंग उनकी मेन ऑक्यूपेशन थे, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी उस समय पर बहुत ज़्यादा वेल डिवेल्प थी, और जिस वजह से जो एग्रीकल्चर यील्ड होती थी, पैदावार होती थी, वो बहुत ज़्यादा होती थी। और चोला रूलर्स जो है वो अपना स्पेंड ए मेजर पार्ट ऑफ इनकम ऑन पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई के काम के ऊपर अपना बहुत बड़ा इनकम का जो हिस्सा है वो उसके ऊपर खर्च करते थे। देन आती है सोसाइटी। सोसाइटी जो थी वो भी कास्ट रिडन थी, जैसे नॉर्थ इंडिया में था वैसे ही साउथ इंडिया में था। ब्राह्मण्स जो थे और क्षत्रियस जो थे वो कहता है कि वो डोमिनेट कर रहे थे लोअर कास्ट को, मतलब ये काफ़ी उसमें थे और लोअर कास्ट को डोमिनेट करते थे। द पीजेंट्स टिल्ड द लैंड विच बिलोंग टू द रूलर्स और द टेम्पल्स, और जो छोटे छोटे किसान होते थे वो खेती बाड़ी करते थे, जो उनके रूलर्स की, राजा लोगों की, या जो मंदिरों की जगह होती थी उसके ऊपर वो काम करते थे। देन आता है रिलीजन। तो रिलीजन प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल पार्ट इन द लाइफ ऑफ पीपल इन साउथ इंडिया में देखा जाए तो धर्म का बहुत बड़ा स्थान है। और कहते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म वर नॉट पॉपुलर देयर। उस समय पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म पॉपुलर नहीं था, लेकिन हिंदुज्म वॉज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन, हिंदू धर्म जो बहुत पॉपुलर था। वैदिक सेक्रीफाइस वर क्वाइट कॉमन, जो वैदिक हमारे बलिदान बलि वगैरह दी जाती थी वो कॉमन थी। द कल्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा आल्सो बिकॉम इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग। लॉर्ड विष्णु की, शिवा की वहाँ पर जो है वो पूजा की जाती थी। कांचीपुरम उस समय का मेन सेंटर था, जहाँ पर जो संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज जैसे तमिल वगैरह है, कहते हैं वो वहाँ पर उनकी स्टडी करवाई जाती थी। और ये कहते हैं पिलग्रिमेज और हिंदू डिवोटिस का मेन सेंटर था जो कांचीपुरम था। भक्ति सेंट्स प्रीच द टीचिंग्स ऑफ द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारता। कहते हैं जो भक्ति सेंट्स थे उन्होंने महाभारता और रामायण, आपको पता है 2 हमारे मेन एपिक्स हैं, उसके बारे में कहते हैं कि उन लोगों को बताया। और कहते हैं इसको उन्होंने जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में, साउथ की लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया, और बहुत से लिटरेटिव वर्क भी कहते हैं उस समय पर हुए। और इस तरह से कहते हैं कि इस पीरियड में जो है वो तमिल भाषा में जो है वो अलग अलग उनके उस समय के लिटरेचर भाषा में भी वो हुए लिटरेटिव वर्क। देन आता है एजुकेशन। The temples of South India were not only the places of worship but also important center of culture, administration and education। कहता है कि अगर एजुकेशन की बात करें तो अलग से स्कूल नहीं होते थे, तो कहते टेम्पल जो होता था वहाँ पर सिर्फ एक, जैसे हम लोग मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो पूजा भी करते थे, साथ साथ वो हमारे कल्चर का भी सेंटर होता था, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर भी होता था, उसमें सभाएं की जाती थी, और वो एजुकेशन का भी सेंटर होता था। हर मंदिर के साथ एक मठ होता था, जो कहते हैं कि वहाँ पर फ्री एजुकेशन बच्चों को दे दी जाती थी, उनको फ्री एजुकेशन, बोर्डिंग, लॉजिंग जो है वो बच्चों को दी जाती थी। कुछ जो टेम्पल्स थे वो कहते हैं कि उनके कल्चरल सेंटर में कन्वर्ट हुए होते, जहाँ पर जो है वो फेयर्स वगैरह लगाए जाते थे और दूसरी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज की जाती थी। कहते हैं संस्कृत जो है वो कॉन्टिन्यूड एज द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स, तमिल, कन्नड़ा एंड तेलुगु आल्सो प्रोग्रेस। संस्कृत के साथ साथ तमिल, कन्नड़ा और जो है वो तेलुगु भी उस समय पर मेन उनकी लैंग्वेज बनी हुई थी। नाउ लास्ट टॉपिक, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। The rulers of the southern kingdom were not only great warriors but also great patrons of the art and architecture। कहते हैं उस साउदर्न किंगडम के जो रूलर्स थे वो कहते हैं बहुत बड़े योद्धा ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े आर्ट और आर्किटेक्चर के भी बहुत बड़े पुजारी थे। उन्होंने बहुत से जो है वो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए। अगर उसमें देखा जाए तो लार्ज रॉक का टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड द कैलाशनाथ वर बिल्ट एट द 8th century, इन द 8th century में बनाई गई है। शिवा टेम्पल एट तंजौर एंड द ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ नटराज आर द एग्जाम्पल ऑफ द चोला आर्ट। ये देखिए, ये आपके उसमें जो है वो नटराज की वो दी हुई है। ये नीचे कैलाशनाथ टेम्पल, ये महाबलीपुरम टेम्पल, जो कहते हैं कि किस में उसमें बनाए गए, रॉक्स को काट काट कर बनाए गए, तो रॉक कट टेम्पल्स के उसमें है। और ये कहते हैं ब्रॉन्ज की बनी हुई जो है वो स्टैचू है नटराज। तो ये कहते हैं उस समय चोला आर्ट का हमें बहुत बड़ा ये मेन एग्जाम्पल देखने को मिलता है।